हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी की यूनिट 1, जिसमें आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उस टॉपिक का नाम है इन्फ्लामेशन। कि इन्फ्लामेशन क्या होता है, इसके क्या टाइप्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको शॉर्ट में ही बता दूंगा कि इन्फ्लामेशन क्या है और कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि पुटअप किए जाते हैं इसमें से। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के हिसाब से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है पैथोलॉजी सब्जेक्ट का। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लामेशन। कि इन्फ्लामेशन उसका इंट्रोडक्शन क्या है। इन्फ्लामेशन इज ए प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी टिश्यूज अगेंस्ट एनी इंजरी और इन्फेक्शन। इन्फ्लामेशन एक प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स है जो कि हमारी बॉडी के जो टिश्यू है वो करते हैं जब बॉडी के अंदर किसी टाइप की इंजरी या इन्फेक्शन हो जाए उस कंडीशन में। Inflammation occurs when the body detects harmful stimuli such as pathogens, damaged cells और toxins। इन्फ्लामेशन की जो कंडीशन है वो बॉडी के अंदर तब अकर होती है जब बॉडी के या तो हार्मफुल स्टिमुलाई है उसके कांटेक्ट में आ जाए, जैसे पैथोजेंस यानी बैक्टीरिया वायरस इनके कांटेक्ट में आ जाए, या फिर जो सेल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, या किसी टॉक्सिन्स के कांटेक्ट में अगर बॉडी आती है उससे इन्फेक्शन होते हैं, तो उस कंडीशन में इन्फ्लामेशन की कंडीशन है वो देखने को मिलती है। फिर आता है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन। इन्फ्लामेशन की जो कंडीशन होती है उसे कैरेक्टराइज्ड किया जाता है रेडनेस। रेडनेस का मतलब है कि जिस एरिया में इन्फ्लामेशन होता है उस एरिया में अपने को रेडनेस देखने को मिलती है। हीट मतलब वहाँ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज देखने को मिलता है उस एरिया में। स्वेलिंग यानी सूजन भी देखने को मिलती है, पेन भी देखने को मिलता है उसी एरिया में। और जो एरिया है वहाँ पर आपको लॉस ऑफ फंक्शंस भी देखने को मिलते हैं, यानी वो पार्ट जिसमें इन्फ्लामेशन हुआ है उसके जो फंक्शन होते हैं वो भी अल्टर हो जाते हैं। इट इज एन इम्पोर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। ये बॉडी की एक इम्पोर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म होती है जो कि स्टिमुलाई के कारण एक्टिवेट हो जाती है। इन्फ्लामेशन इन्वॉल्व्स बोथ वेस्कुलर एंड सेलुलर चेंजेज इन द अफेक्टेड एरिया। इन्फ्लामेशन की कंडीशन में जो अफेक्टेड एरिया होता है वहाँ पे वेस्कुलर और सेलुलर चेंजेस देखने को मिलते हैं। वेस्कुलर का मतलब होता है कि बॉडी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें जो चेंजेज होते हैं वो, और सेलुलर का मतलब जो सेल्स के अंदर चेंजेज होते हैं वो। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। उसके बाद में बात करते हैं डेफिनेशन की कि इन्फ्लामेशन है उसकी क्या डेफिनेशन है। इन्फ्लामेशन इज द लोकल रेस्पॉन्स ऑफ लिविंग टिश्यूज टू इंजरी, इन्फेक्शन और इरिटेशन कैरेक्टराइज्ड बाय रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शंस। इन्फ्लामेशन क्या होता है, बॉडी का एक लोकल रेस्पॉन्स होता है, बॉडी के जो टिश्यू होते हैं उनका इंजरी के प्रति कोई इन्फेक्शन हो जाए उस कंडीशन में, या फिर बॉडी को कोई सब्सटेंस वो इरिटेट करे उस कंडीशन में अपने को इन्फ्लामेशन है वो देखने को मिलता है। और जो इन्फ्लामेशन की जो साइट है यानी जिस जगह पे इन्फ्लामेशन हुआ है वहाँ पे अपने को रेडनेस, इंक्रीज टेम्परेचर, सूजन, दर्द और वहाँ के फंक्शंस लॉस हैं वो देखने को मिलते हैं। डेफिनेशन के बाद में डिस्कस करते हैं कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन, यानी ऐसी कंडीशंस जो इन्फ्लामेशन होता है उस समय अपने को देखने को मिलती है। इन इन्फ्लामेशन सीन दीज 5 कार्डिनल साइंस विच आर फॉलोइंग। इन्फ्लामेशन की कंडीशन में 5 कार्डिनल साइंस है वो देखने को मिलते हैं। कार्डिनल साइंस का मतलब होता है कि कुछ भी हो जाए 5 तो देखने को मिलेंगे अगर पेशेंट उसके अंदर इन्फ्लामेशन है तो। फर्स्ट है रूबोर रेडनेस, यानी अफेक्टेड जो एरिया होता है वहाँ पे रेडनेस देखने को मिलती है। सेकेंड, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज देखने को मिलता है, वहाँ पे सूजन भी देखने को मिलती है, वहाँ पे पेन भी देखने को मिलता है, और वहाँ के जो पार्ट है जो अफेक्ट हुआ है उसके फंक्शंस हैं उनमें भी अल्ट्रेशन देखने को मिलता है। कार्डिनल साइंस के बाद में बात करते हैं ईटियोलॉजी की कि किन किन कंडीशन के अंदर इन्फ्लामेशन की जो कंडीशन है वो अकर होती है। फर्स्टली बात करें, फर्स्ट आता है फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स है वो भी इन्फ्लामेशन कोज कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है ट्रॉमा। कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई चोट लग जाए उस कंडीशन में पेशेंट उसके अंदर इन्फ्लामेशन की कंडीशन देखने को मिले। कोई हीट के कांटेक्ट में आ जाए, एक्सेसिव हीट के, तो उस कंडीशन में हो सकता है। रेडिएशन के कांटेक्ट में आने से, या फिर इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, तो फिजिकल एजेंट्स होते हैं उनसे पर्सन है उसको इन्फ्लामेशन की कंडीशन देखने को मिल सकती है। सेकंड आते हैं केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स में एसिड और एल्केलाइन से बॉडी के अंदर ट्रॉमा हो सकता है जिससे इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है। टॉक्सिन्स के कांटेक्ट में आ जाए बॉडी तो इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। कोई ड्रग्स है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाए उस कंडीशन में भी इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। और फोर्थ है इरिटेंट्स, कोई सब्सटेंस है वो इरिटेट करे तो उससे भी अपने को इन्फ्लामेशन है वो देखने को मिलता है बॉडी में।
उसके बाद में आते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स में बैक्टीरिया, वायरसेज, फंजाई, पैरासाइट, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके थ्रू भी इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे उस जगह पे इन्फ्लामेशन है वो देखने को मिल सकता है। फोर्थ है इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। अगर कोई इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन हो जाए जैसे हाइपर सेंसिटिविटी और ऑटो इम्यून डिजीज, तो इन कंडीशन में भी अपने को इन्फ्लामेशन है वो देखने को मिलता है। फिफ्थ कंडीशन आती है टिश्यू नेक्रोसिस, डेथ ऑफ सेल्स और टिश्यूज ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई की कमी हो जाए जिससे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिले, टिश्यू होते हैं उनको, जिससे टिश्यू होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो जो डेथ हो जाती है टिश्यू यानी जहाँ पे नेक्रोसिस हो जाता है वहाँ पे भी इन्फ्लामेशन है वो देखने को मिलता है। उसके बाद में आते हैं इटियोलॉजी। सिक्स्थ, फॉरेन बॉडी। अगर बॉडी है वो किसी फॉरेन पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आ जाए जैसे डस्ट, सुचर मटेरियल, कोई भी क्रिस्टल्स हो गए, तो उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। सेवेंथ आता है एलर्जिक रिएक्शन जैसे पोलेन, फूड, ड्रग्स, तो इनसे भी अपने को इन्फ्लामेशन है उसकी कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो ये थी हमारी इटियोलॉजी। उसके बाद में आते हैं इन्फ्लामेशन होता है उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन होता है उसके दो टाइप होते हैं। फर्स्ट है एक्यूट इन्फ्लामेशन, सेकेंड है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। तो अब इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट आता है अपना एक्यूट इन्फ्लामेशन। तो देखते हैं कि एक्यूट इन्फ्लामेशन है वो क्या होता है। Acute inflammation is the early and immediate response of tissue to injury or infection. Acute inflammation है वो जल्दी और तुरंत रेस्पॉन्स होता है बॉडी के टिश्यूज का जैसे ही इंजरी या इन्फेक्शन अगर हो जाता है बॉडी में तब। इट स्टार्ट्स रैपिडली एंड लास्ट फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, हावर्स टू फ्यू डेज। जो एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है ये जल्दी स्टार्ट होता है और छोटे समय के लिए ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक प्रेजेंट हो सकता है बॉडी में। द मेन पर्पज इज टू रिमूव द हार्मफुल एजेंट एंड इनिशिएट हीलिंग। इसका मेन पर्पज होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन का कि जिसकी वजह से ये कोज हुआ है इन्फ्लामेशन, उस कोज को डिस्ट्रॉय करना और जल्दी से जल्दी जो टिश्यू डैमेज हुए हैं उनकी हीलिंग करना। उसके बाद में आता है इट इज ए प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। एक्यूट इन्फ्लामेशन है ये बॉडी का प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स होता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कार्डिनल साइंस, रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन। इसे भी कैरेक्टराइज्ड किया गया है, यानी एक्यूट इन्फ्लामेशन हो वहाँ पे रेडनेस देखने को मिलेगी, टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, पेन देखने को मिलेगा और उस पार्ट के फंक्शन है वो भी अल्टर देखने को मिलेंगे। वेस्कुलर चेंजेस लाइक वेजोडाइलेशन एंड इंक्रीज्ड परमेबिलिटी अकर। वेस्कुलर चेंजेज में अपने को क्या देखने को मिलेगा, या तो जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाएं या फिर उनकी परमेबिलिटी है वो इंक्रीज देखने को मिलती है। ल्यूकोसाइट्स मेनली न्यूट्रोफिल्स माइग्रेट टू द साइट ऑफ इंजरी। ल्यूकोसाइट्स यानी मोस्टली जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो जिस जगह पे इंजरी होती है वहाँ पे देखने को मिलते हैं, यानी उस तरफ वो माइग्रेट करते हैं ताकि जो बैक्टीरिया है उनको किल कर सके। उसके बाद में आता है इवेंट्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, यानी जो एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है उसमें अपने को कौन कौन से इवेंट्स या कौन कौन सी कंडीशन है वो देखने को मिलती है। तो इन एक्यूट इन्फ्लामेशन सीन ओनली टू इवेंट्स विच आर फॉलोइंग। एक्यूट इन्फ्लामेशन में अपने को ओनली दो ही इवेंट्स है वो देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है वेस्कुलर चेंजेस, यानी जो ब्लड वेसल्स होती है उनके अंदर चेंजेस। सेकेंड है सेलुलर इवेंट्स, यानी जो सेल है वो अपने लेवल पर कौन कौन से चेंज करती है इन्फ्लामेशन के कंडीशन में, तो वो आता है। जिसमें फर्स्टली बात करें अपन वेस्कुलर इवेंट्स की कि वेस्कुलर इवेंट्स है वो क्या होते हैं। देयर आर फॉलोइंग वेस्कुलर इवेंट्स अकर्ड इन द एक्यूट इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन की कंडीशन में जो ये वेस्कुलर इवेंट्स है वो कौन कौन से होते हैं, जिसमें फर्स्ट है ट्रांजिएंट वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी ब्लड वेसल्स है वो सिकुड़ जाती है। फिर होती है वेजो डायलेशन, ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाती है। थर्ड है इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमेबिलिटी, जो ब्लड वेसल्स है उनकी परमेबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। फोर्थ एक्जुडेशन, यानी जो हाई प्रोटीन सब्सटेंस है वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। फिफ्थ है स्टेसिस, स्लो ऑफ सर्कुलेशन, यानी जो ब्लड सप्लाई है वो धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाती है, यानी वहाँ का सर्कुलेशन है अफेक्टेड एरिया का वो स्लो हो जाता है। जिसमें फर्स्ट बात करें अपन इनिशियल ट्रांजिएंट वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की, क्या होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स आफ्टर इंजरी। इंजरी के बाद में जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट यानी नैरो हो जाती है कुछ समय के लिए। सेकेंड है वेजो डायलेशन, ब्लड वेसल्स वाइडन इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो टू द अफेक्टेड एरिया कोजेज रेडनेस एंड हीट। मतलब इसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाती है। डायलेट मतलब उनका जो डायमीटर होता है वो बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है यानी अफेक्टेड एरिया का, यानी जहाँ पे इन्फ्लामेशन कोज हुआ है वहाँ पे, और जहाँ पे इन्फ्लामेशन कोज हुआ है वहाँ पे अपने को रेडनेस देखने को मिलेगी और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज देखने को मिलेगा।
उसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी, ब्लड वेसल वॉल्स बिकम लीकी अलाउइंग फ्लूइड प्रोटीन्स एंड सेल टू एस्केप इनटू द टिश्यूज। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स है उनकी वॉल्स है वो लीक हो जाती है, जिससे जो प्लाज्मा फ्लूइड होता है या प्रोटीन्स होते हैं वो ब्लड वेसल्स से निकलना स्टार्ट हो जाता है, और जो सेल्स होती है सेल्स के थ्रू वो टिश्यू जो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर ये जमा हो जाता है। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट आता है एक्जुडेशन, मूवमेंट ऑफ प्रोटीन रिच फ्लूइड इनटू द टिश्यू स्पेसेस लीडिंग टू स्वेलिंग एडिमा। इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन से रिच फ्लूइड होता है वो टिश्यू के स्पेस के अंदर जाने लग जाता है। टिश्यू स्पेस मतलब जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। इंटरस्टिशियल स्पेस का मतलब होता है कि जैसे कि यहाँ पे दो टिश्यू है वो प्रेजेंट है तो उनके बीच में जो गैप होता है उसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। जब जो प्रोटीन रिच फ्लूइड उसके अंदर जाता है जिससे क्या होता है बॉडी के अंदर स्वेलिंग यानी एडिमा देखने को मिलता है, यानी सूजन देखने को मिलती है। फिफ्थ पॉइंट आता है स्टेसिस, स्लो ऑफ सर्कुलेशन, स्लोइंग ऑफ ब्लड फ्लो ड्यू टू लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इंक्रीज विस्कोसिटी। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो है वो स्लो हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो प्लाज्मा तो होता है वो तो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर कलेक्ट हो जाता है, जिससे जो ब्लड की विस्कोसिटी यानी ब्लड का जो गाढ़ापन है वो इंक्रीज हो जाता है। फिर ये तो वेस्कुलर इवेंट्स, उसके बाद में आते हैं सेलुलर इवेंट्स, यानी सेल के अंदर कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं। इन एक्यूट इन्फ्लामेशन सीन फॉलोइंग सेलुलर इवेंट्स, इसके अंदर फॉलोइंग सेलुलर इवेंट्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट माइग्रेशन, सेकंड रोलिंग, थर्ड एडेशन, फोर्थ ट्रांसमाइग्रेशन, फिफ्थ कीमोटैक्सिस, सिक्स्थ फेगोसाइटोसिस। तो ये थे हमारे सेलुलर इवेंट्स। तो अब डिस्कस करते हैं इनके एक एक के बारे में, जिसमें फर्स्ट आता है माइग्रेशन। तो देखते हैं माइग्रेशन क्या होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स मूव टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ ब्लड वेसल्स। इसमें क्या होता है जो व्हाइट ब्लड सेल्स यानी WBC है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है ब्लड वेसल्स से होती है उनके पेरिफेरी। सेकेंड आता है रोलिंग, व्हाइट ब्लड सेल्स बिगेन द रोल अलोंग द एंडोथेलियल लाइनिंग, यानी जो ब्लड वेसल्स की जो एंडोथेलियल लाइनिंग होती है वहां पे WBC जो होती है वो रोलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में थर्ड आता है अडेशन, व्हाइट ब्लड सेल्स अटैच टू द एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। जो व्हाइट ब्लड सेल्स यानी WBC है वो जो एंडोथेलियम होती है ब्लड वेसल्स की लेयर्स तो उन पे अटैच हो जाते हैं यानी वो चिपक जाती है वहां पे। इसके बाद में आता है फोर्थ पॉइंट ट्रांसमाइग्रेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज डायपेडेसिस। ट्रांसमाइग्रेशन होता है उसे हम डायपेडेसिस के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है व्हाइट ब्लड सेल्स क्रॉस द ब्लड वेसल्स वॉल्स इनटू द टिश्यू। इसमें क्या होता है कि जो WBC है वो ब्लड वेसल्स होती है उनको क्रॉस करके, यानी जो ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स यानी दीवार होती है उनको क्रॉस करके टिश्यू के अंदर चली जाती है। फिफ्थ आता है कीमोटैक्सिस, white blood cells move towards the site of injury under the influence of chemical mediators। इसमें क्या होता है जो white blood cells होती है वो इंजरी की साइट पे मूव करना स्टार्ट हो जाती है। बात करते हैं कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है उनको कैसे पता चलता है कि यहाँ पर इंजरी हुई है, तो उस जहाँ पे इंजरी हुई वहाँ पे कुछ केमिकल मीडिएटर्स हैं वो सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे जो WBC है वो इंजरी की साइड तक आसानी से कलेक्ट हो जाती है। सिक्स्थ फेगोसाइटोसिस, द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेज इंगल्फ एंड डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डैमेज्ड सेल्स एंड डेब्रिस। इसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रोफिल्स या मैक्रोफेजेज होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, या फिर ऐसी सेल्स जो डैमेज हो गई है उनको भी इनगल्फ कर लेती है, और डेब्रिस यानी जो भी वहाँ पे वेस्ट जमा हुआ है उसको भी जो फेगोसाइटोसिस सेल्स होती है इंगल्फ कर लेती है। तो ये थे हमारे सेलुलर इवेंट्स। उसके बाद में आता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो पिछला हमने देखा था कि एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या होता है और उसकी इवेंट्स क्या होती है। तो सेकंड आता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन इज ए प्रोलॉन्ग्ड एंड परसिस्टेंट इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है ये लंबे समय से स्टार्ट होता है और परसिस्टेंट रहता है इन्फ्लामेशन वहाँ पे। इट लास्ट्स फॉर वीक, मंथ्स और इवन ईयर्स। क्रोनिक इन्फ्लामेशन अगर उसे ट्रीट नहीं करे तो ये कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक देखने को मिल सकता है। इट अकर्स व्हेन एक्यूट इन्फ्लामेशन फेल्स टू एलिमिनेट द कॉज ऑफ इंजरी। जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन है वो बॉडी के अंदर तब होता है जब जो एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है वो जो इंजरी हुई है जिसके कारण इन्फ्लामेशन हुआ है उसके कॉज को एलिमिनेट नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई बैक्टीरिया है उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया और इन्फ्लामेशन हो गया, तो जब इन्फ्लामेशन होता है तो जो फेगोसाइटोसिस प्रोसेस होते हैं तो उसमें वो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। बट अगर वो किल नहीं होता
तो वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन की स्टेज में चला जाता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिमुल्टेनियस टिश्यू डिस्ट्रैक्शन एंड हीलिंग। इसको अपन कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, इसमें क्या होता है, जो टिश्यू का डिस्ट्रैक्शन होता है और जो टिश्यू होते हैं डैमेज, उनकी हीलिंग एक साथ होती है। लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स एंड मैक्रोफेजेज आर द मेन सेल्स इन्वॉल्व। जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है उसमें लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स और मैक्रोफेजेज होती है, ये मेन सेल्स होती है। इट मे डेवलप ड्यू टू परसिस्टेंस इन्फेक्शंस, ऑटोइम्यून डिजीज और प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू टॉक्सिन। जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है ये किन किन कंडीशन के अंदर डेवलप होता है, या तो जो पर्सन है वो उसे परसिस्टेंट इन्फेक्शन हो, या उससे ऑटोइम्यून डिजीज हो, या फिर वो लंबे समय से किसी टॉक्सिन के कांटेक्ट में रहा हो, तो उस कंडीशन में ही क्रोनिक इन्फ्लामेशन है वो देखने को मिलता है। इट लीड्स टू फाइब्रोसिस, स्कारिंग एंड लॉस ऑफ नॉर्मल टिश्यू फंक्शन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन अगर इसे ट्रीट नहीं किया तो उससे फाइब्रोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है, स्कारिंग की कंडीशन भी देखने को मिलती है, और जो टिश्यू होते हैं नॉर्मल तो वो भी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं और उनके जो फंक्शंस होते हैं वो भी अल्टर हो जाते हैं। क्रोनिक इन्फ्लामेशन इज जनरली हार्मफुल एंड कैन लीड टू ऑर्गन डैमेज। जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है वो हार्मफुल होता है, यानी बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि ये जो ऑर्गन्स होते हैं उनको भी डैमेज कर सकता है अगर इसे टाइम से ट्रीट नहीं किया तो। उसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन, यानी क्रोनिक जो इन्फ्लामेशन होता है उसके कौन कौन से टाइप होते हैं। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन। फर्स्ट है नॉन स्पेसिफिक क्रोनिक इन्फ्लामेशन, सेकंड है ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन के दो टाइप होते हैं, तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट की, नॉन स्पेसिफिक क्रोनिक इन्फ्लामेशन क्या होता है। नॉन स्पेसिफिक क्रोनिक इन्फ्लामेशन इज ए प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स विदाउट स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन लाइक ग्रेनुलोमा। इसका मतलब है कि जो नॉन स्पेसिफिक क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है ये लंबे समय से इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होता है बॉडी के अंदर, इसके अंदर किसी भी टाइप का जो ग्रेनुलोमा यानी जो स्कार का फॉर्मेशन है वो नहीं होता है। इट अकर्स व्हेन एक्यूट इन्फ्लामेशन फेल टू एलिमिनेट द पॉजिटिव एजेंट। ये नॉन स्पेसिफिक क्रोनिक इन्फ्लामेशन उस कंडीशन में अकर होता है जब जो एक्यूट इन्फ्लामेशन की कंडीशन है वो जो इन्फ्लामेशन का कॉज है उसको एलिमिनेट करने में फेल हो जाए। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिमुलेटेनियस टिश्यू डिस्ट्रैक्शन एंड हीलिंग। इसमें क्या होता है, इसमें टिश्यू का डिस्ट्रैक्शन और टिश्यू की हीलिंग वो एक साथ होती है। द मेन सेल्स इन्वॉल्व्ड आर मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल्स। जो नॉन स्पेसिफिक क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है इसके अंदर जो मेन सेल्स इन्वॉल्व होती हैं वो होती है मैक्रोफेज होती है, लिम्फोसाइट्स होती है, और जो प्लाज्मा सेल्स है वो होती है। तो ये था इंट्रोडक्शन। उसके बाद में बात करते हैं फीचर्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन, यानी क्रोनिक इन्फ्लामेशन के कौन कौन से फीचर्स होते हैं या कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है परसिस्टेंट इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, यानी कंटिन्यू लंबे समय से इन्फ्लामेशन की कंडीशन देखने को मिलती है। सेकंड है टिश्यू डिस्ट्रैक्शन एंड रिपेयर अकर टुगेदर। इसमें क्या होता है, जो टिश्यू डिस्ट्रॉय होते हैं और जो रिपेयर होते हैं वो एक साथ ही होते हैं। इनफिल्ट्रेशन बाय क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेजेज। इसमें क्या होता है कि जो क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स है वो इन्फिल्ट्रेट रह जाती है, जिसमें लिम्फोसाइट होती है, प्लाज्मा सेल्स होती है और मैक्रोफेजेज। फोर्थ है फाइब्रोसिस एंड स्कारिंग में डेवलप। इसमें फाइब्रोसिस की कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है और स्कार फॉर्मेशन है वो भी डेवलप हो सकता है। फिफ्थ है स्लो ऑनसेट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। ये मतलब धीरे धीरे स्टार्ट होता है और लंबे समय के लिए बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, नॉन स्पेसिफिक क्रोनिक इन्फ्लामेशन। उसके बाद में बात करते हैं कि इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। तो इसके फॉलोइंग एग्जांपल्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस भी एक एग्जाम्पल है नॉन क्रोनिक इन्फ्लामेशन का। सेकेंड एग्जाम्पल है क्रोनिक हिपेटाइटिस। थर्ड एग्जाम्पल है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। फोर्थ एग्जाम्पल है क्रोनिक पेप्टिक अल्सर डिजीजेस। तो ये चार एग्जाम्पल्स हैं जो नॉन क्रोनिक इन्फ्लामेशन है उसको डिफाइन करते हैं। उसके बाद में सेकंड टाइप आता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन का, वो आता है ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लामेशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलोमास। जो ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है ये एक स्पेशल टाइप होता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन का, और इसे कैरेक्टराइज्ड किया जाता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो ग्रेनुलोमा यानी जो स्कार है उसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। Granulomas are small nodules of inflammatory cells formed to contain persistent or resistant agents। इसका मतलब है कि जो ग्रेनुलोमा होते हैं वो इन्फ्लामेटरी सेल्स के छोटे छोटे
पार्ट होते हैं, छोटी छोटी सेल्स होती है जो क्यों फॉर्म होती है, जब किसी पार्ट पे लंबे समय से परसिस्टेंस या रेजिस्टेंस एजेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, यानी जिससे इन्फ्लेमेशन अकर हुआ है वो किल नहीं होते, उस कंडीशन में वहाँ पे ग्रेनुलोमा की कंडीशन देखने को मिलती है, यानी वहाँ पर जो स्कार है वो फॉर्मेशन होने स्टार्ट हो जाते हैं। इट अकर्स व्हेन द बॉडी फेल्स टू एलिमिनेट सर्टेन इन्फेक्शंस और फॉरेन सब्सटेंस। इसका मतलब है कि जो ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है वो तभी देखने को मिलता है जब जो बॉडी है वो इन्फ्लेमेशन हुआ है या जो इन्फेक्शन हुआ है उसके कोज को मिटाने में असमर्थ हो जाए, यानी उसे एलिमिनेट करने में फेल हो जाए, या किसी फॉरेन सब्सटेंस है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हुआ है उसे एलिमिनेट करने में फेल हो जाए, उस कंडीशन में अपने को ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। उसके बाद में बात करते हैं फीचर्स, यानी अपन जो ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी हम उसे कैसे पहचान सकते हैं। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलोमा, कलेक्शंस ऑफ मैक्रोफेजेज एंड जायंट सेल। इसमें क्या होता है, ग्रेनुलोमा होता है उसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो पार्ट होता है वहाँ पे मैक्रोफेजेज और बॉडी की जो जायंट सेल यानी जो बड़ी सेल्स होती है उनका कलेक्शन एक साथ होना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड है परसिस्टेंस इन्फ्लामेशन विद स्लो ऑनसेट। इसमें क्या होता है कि लंबे समय से कंटिन्यू इन्फ्लामेशन की कंडीशन देखने को मिलती है और ये धीरे धीरे बॉडी में बढ़ता है। सराउंडेड बाय लिम्फोसाइट एंड फाइब्रस टिश्यू। जो ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लामेशन है इसमें लिम्फोसाइट और जो फाइब्रस टिश्यू है वो इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करते हैं। टिश्यू डिस्ट्रैक्शन एंड रिपेयर अकर सिमुल्टेनियसली। इसका मतलब है कि इसमें जो टिश्यू का डिस्ट्रैक्शन होता है और जो टिश्यू की हीलिंग होती है या रिपेयरिंग होती है वो एक साथ होती है। ऑफन एसोसिएटेड विद क्रोनिक इन्फेक्शन और फॉरेन एजेंट्स। ये किस कंडीशन में होता है, जब क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाए बॉडी में या फिर कोई फॉरेन एजेंट्स है वो बॉडी को इरिटेट करे जिससे वहाँ पे इन्फ्लामेशन की कंडीशन है वो देखने को मिल सकती है। उसके बाद में बात करते हैं कि जो ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है उसके कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, जिसमें फर्स्ट आता है टीबी। अगर लंबे समय से टीबी है तो उस कंडीशन में उस पेशेंट के स्कार फॉर्मेशन देखने को यानी ग्रेनुलोमा देखने को मिलता है। लेप्रोसी की कंडीशन में भी देखने को मिलता है, सार्कोइडोसिस की कंडीशन और सिलिकोसिस की कंडीशन भी देखने को मिलता है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स जो कि ग्रेनुलोमा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है उसको डिफाइन करते हैं, यानी उस कंडीशन में ये होते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स की कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के। तो इसके दो टाइप होते हैं। फर्स्ट है कैसिएटिंग ग्रेनुलोमा, कि ये क्या होता है, हैविंग सेंट्रल नेक्रोसिस। इसमें क्या होता है, इसमें सेंट्रल नेक्रोसिस है वो प्रेजेंट होता है, यानी जिस टिश्यू के अंदर इन्फ्लेमेशन हुआ है तो उस टिश्यू की जो सेंटर के अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है। चीज लाइक अपीयरेंस, तो इसमें हमें चीज लाइक अपीयरेंस देखने को मिलता है, यानी मक्खन के जैसे दिखने लग जाता है वो टिश्यू। एग्जाम्पल इज टीबी। टीबी की कंडीशन में अपने को कैसिएटिंग ग्रेनुलोमा है वो देखने को मिलता है। सेकेंड टाइप है नॉन कैसिएटिंग ग्रेनुलोमा, नॉट हैविंग सेंट्रल नेक्रोसिस। इसके अंदर सेंट्रल नेक्रोसिस की कंडीशन है वो देखने को नहीं मिलती, यानी जो टिश्यू है उसकी जो सेंटर की सेल्स होती है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। एग्जाम्पल इज सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस की कंडीशन के अंदर अपने को नॉन कैसिएटिंग ग्रेनुलोमा है वो देखने को मिलता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक इन्फ्लामेशन। तो इसी वीडियो के अंदर हमने पूरा डिस्कस कर लिया कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन, एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या होते हैं, इन्फ्लामेशन के टाइप्स भी इसी के अंदर डिस्कशन कर लिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पुट करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वुंड हीलिंग के बारे में कि जो वुंड हीलिंग है वो क्या होती है।